गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का। जैसा कि हम लोग इकोनॉमी पढ़ रहे थे यानी कि अर्थशास्त्र, और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में हम लोगों ने देखा था कि सामाजिक एवं आर्थिक, ये दोनों के दोनों। उसके बाद आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था। ठीक है। कितने भागों में बांटा गया है या उनकी प्रक्रियाएं क्या होती हैं या उसके अंतर्गत कौन कौन सी अर्थव्यवस्था को रखा गया है, इसके बारे में आज हम बातें करेंगे। ठीक है। वैश्विक संबंधों के आधार पर आज हम इनमें बातें करेंगे। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र, इकोनॉमी। इसको हम लोग बेस्ड ऑन एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, यानी कि एनसीईआरटी पर ही सारे क्वेश्चंस आपके मिलेंगे। और जितने भी यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं या पीसीएस के या आरओ के स्टूडेंट हैं, ये इनमें क्या है, एक कॉमन आप लोगों को फैक्टर के रूप में मिलेगा। जैसा कि एनसीईआरटी बहुत लोगों को मिल भी नहीं रहा होगा पढ़ने के लिए, तो इस वजह से ये आपके लिए बेस्ट दिन होगा। ठीक है। तो जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है वैश्विक संबंधों के आधार पर। ठीक है। वैश्विक संबंधों के आधार पर। ठीक है। वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांटा गया है। जैसा पहले अगर हम बात करें तो पहले को बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था तथा दूसरे को खुली अर्थव्यवस्था कहा गया है। खुली अर्थव्यवस्था कहा गया है। ठीक है। ये आपके दो प्रकार के अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक संबंधों के आधार की अर्थव्यवस्था में रखा गया है। ठीक है। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे हम चलते हैं। जैसे बंद अर्थव्यवस्था से तात्पर्य क्या है, कोई लोग बताएंगे? जैसा अभी हम कहें कि हम देख लेते हैं खुद से कि बंद अर्थव्यवस्था होती क्या है। अब जैसे बंद अर्थव्यवस्था में हम क्या देखेंगे कि इसमें किसी भी प्रकार के बाहरी अर्थव्यवस्था का कोई लेन देन नहीं होगा। यानी कि अगर हम बात करें आयात एवं निर्यात पर, आयात तथा निर्यात, ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे? शून्य होंगे। क्यों शून्य होंगे? क्योंकि बाहरी दुनिया से जब उनका लेना देना नहीं है, यानी कि ना तो इसमें खरीदारी हो रही है ना तो बिक्री हो रही है, तो ये कैसी क्या है? यानी कि एक जगह अपने में सीमित है, बाहर से कोई लेना देना नहीं है किसी भी प्रकार का। यानी कि इनकी भी बाह्य गतिविधियां क्या हैं? बाह्य गतिविधियां शून्य है। बाह्य गतिविधियां क्या है? शून्य है। ऐसे अर्थव्यवस्था को हम बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखते हैं। आयात निर्यात क्या होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। आयात निर्यात नहीं होगा। बाह्य गतिविधियां शून्य होंगी, यानी कि अपने में ही वो सिमट करके रह जाएंगे। ठीक है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था। अब इसके अंतर्गत रखा किस हो गया है? उत्तर कोरिया को। उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया को रखा गया है। उत्तर कोरिया में किसी प्रकार के आयात निर्यात तथा बाह्य लेन देन
नहीं होते, जो कि शून्य है। इस कारण से उत्तर कोरिया को बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखा गया है। क्लियर हो गया आप लोगों का? अब हम आते हैं किसमें? खुली अर्थव्यवस्था में। जैसे खुली अर्थव्यवस्था से तात्पर्य क्या होगा? अब जैसे उसमें आयात और निर्यात क्या था? बंद था। अब इसमें आयात और निर्यात क्या होगा? चालू होगा। ठीक है, यानी कि वाह्य लेन देन क्या होगा? जारी रहेगा। आयात तथा निर्यात, ठीक है, दोनों क्या होंगे? चलेंगे, यानी कि चलायमान होंगे। चलायमान होंगे, ठीक है। और ये सब के सब आर्थिक तत्वों को भी प्रभावित करेंगे, जो कि उदारवादी एवं निजी अर्थात आर्थिक तत्वों में प्रभाव डालने का कार्य करते हैं। नहीं क्लियर हुआ होगा? चलिए फिर से देखते हैं। जैसे मैंने कहा आयात और निर्यात चलायमान होंगे, लेकिन क्या पूर्ण चलायमान? नहीं, निम्नतम चलायमान, यानी कि थोड़े बहुत। जैसे कि आज देखा होगा एक परिवार से दूसरे परिवार को ही, तो क्या अगर वो कहेंगे नहीं 10 लाख मुझे उधार दे देंगे? नहीं, कुछ पैसे के रूप में देते हैं। तो जहां थोड़ा यानी कि निम्न हो, पूर्ण रूप में नहीं हो, ऐसे में तो यहां हम इस चीज को देख सकते हैं, यहां हम इस चीज को देख सकते हैं। और इसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे क्षेत्र आते हैं जो खुली अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं। ठीक है, यानी कि आयात और निर्यात चलायमान होगा, न्यूनतम प्रतिबंध होगा, ज्यादा प्रतिबंध नहीं होगा। यानी किसी सामानों को हम निर्यात कर सकते हैं, किसी सामानों को हम आयात कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूपेण हम आयात और निर्यात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहां की हम बात करते हैं। पहला है आपका हांगकांग। ठीक है, हांगकांग। अगर वहां उत्तर कोरिया है तो यहां क्या होगा? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया, ठीक है। और सिंगापुर, ये गा रहेगा, सिंगापुर होता है, सिंगापुर। ठीक है, तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जो खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें वाह्य लेन देन क्या होगा? वाह्य लेन देन प्रभावित होगा। कैसा होगा? प्रभावित होगा। प्रभावित होगा। अब क्लियर हो गया? कोई संशय तो नहीं है? हमने देखा बंद अर्थव्यवस्था, जो कि आयात तथा निर्यात इसमें सामान्य यानी कि रहेगा ही नहीं। वाह्य लेन देन शून्य रहेगा, जैसे कि इसमें उत्तर कोरिया को हम लोगों ने देखा। खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आयात निर्यात चलायमान होगा, लेकिन निम्न रहेगा, उच्च नहीं रहेगा। हांगकांग, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, वाह्य लेन देन इसमें प्रभावित होगा, यानी कि चलेगा। अब हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार पर, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार क्या है। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप भारत में रहते हैं और भारत देश के बारे में पूर्ण जानकारी होना अति आवश्यक होता है। तो हम बात भारत पर करेंगे, ये आप नोट कर लीजिए। इसके आगे हम चलते हैं। ठीक है, जैसे अभी भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार।
आकार। ठीक है, हम इन पर बात करेंगे। जैसा अभी मैंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक संकेतों के आधार पर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कौन सी? 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। किस पर? आर्थिक संकेतों के आधार पर। ये पहला पॉइंट है आपका, जैसे पॉइंट वाइज पढ़ेंगे ज्यादा बेटर देन रहेगा। ठीक है, तो ये है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। लेकिन यह कब आया? 2021 में। 2021 में जब आर्थिक समीक्षा किया गया तो आर्थिक समीक्षा में इसमें पाया गया कि 5वीं यहां सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहीं पर क्रय शक्तिमान की बात करें, अर्थात क्रय शक्तिमान में पीपीपी, इसमें बात करें, यानी कि परचेजिंग पावर पार्टी, परचेजिंग पावर पार्टी, पीपीपी, यानी कि क्रय शक्ति क्षमता। चलिए इसको हम लिख दे रहे हैं, नहीं तो क्लियर नहीं होगा। क्रय शक्ति क्षमता। ठीक है, इस पर क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था यूएसए तथा चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों का? तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। ठीक है, चलिए अब जैसे अगर हम बात करें कि यूनाइटेड नेशन की, संयुक्त राष्ट्र की, तो इसमें क्या है कि 2021 के अनुसार, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD, इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। क्लियर हो गया है? ठीक है, तो भारत जब 2021 का रिपोर्ट लगा इस पर, इसके अनुसार, किसका? 2021 का रिपोर्ट लगा, तो इसमें पाया गया कि भारत विश्व का कौन सा? 5वां सबसे बड़ी विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता देश है। कौन सा? विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता देश है। ये क्लियर हो गया आप लोगों का? किसमें? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसके अनुसार 2021 की जब रिपोर्ट लगी तो 5वां विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता देश, जो कि 2020 के बाद, किसके? 2020 के बाद। ठीक है, इसमें जो डेवलपमेंट हुआ वो डॉलर में
64 बिलियन का निवेश हुआ। कितना? 64 बिलियन का निवेश हुआ, जो कि तत्काल यानी कि 2020 के पहले से 27% निवेश इसमें ज्यादा है, जो निवेश किया गया तत्काल में, सॉरी 2019 की तुलना में। ठीक है, 2019 की तुलना में ये कितना ज्यादा है? 27%। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों का? अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। जैसे ये जो आंकड़े दिए गए हैं, ये तात्कालिक आपके आंकड़े हैं। इनके आधार पर आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं खुद भी, या बना सकते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट 2021 के अनुसार भारत विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है? तो 5वीं विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता देश है और 5वीं अर्थव्यवस्था में भी आता है ये। लेकिन अगर परचेजिंग पावर की बात करते हैं, यानी कि पार्टी की, तो उसमें तीसरी सबसे बड़ी। तो यहां से खुद आप अपने आप से भी क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं। बस तरीके आपको क्लियर होने चाहिए कि क्वेश्चन बनेगा कैसे, बस इतना। आगे तरफ चलते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र पर। ठीक है, जैसे अर्थशास्त्र हम लोग पढ़ते हैं तो उनमें होता है कि जैसे कि हर किसी का क्या होता है? फादर ऑफ ज्योग्राफी, फादर ऑफ इकोनॉमी, फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ पॉलिटी, फादर ऑफ सिविक्स, हर किसी को कहा जाता है। तो जब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की, ठीक है, अर्थशास्त्र की, जैसे ये आप लोगों का 0 लेवल से स्टार्टअप है। कितने लेवल से? 0 लेवल से। यानी कि जो पढ़ा होगा उसके लिए भी, जो नहीं पढ़ा होगा उसके लिए भी हमेशा फायदेमंद होगा। 0 लेवल का स्टार्टअप क्या? 1 से लेकर 0 से लेकर के और पूरे 10 तक जाना। ठीक है, यानी कि पूर्ण रूप से आप इस पर अपनी अपॉर्चुनिटी जाहिर कर सकते हैं। इसको देख सकते हैं इस वीडियो को। बाकी जो लोग पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं उसमें। अगर कहीं क्वेश्चन फंसता है तो उसमें आप लोग पुटअप कर सकते हैं या कहीं से भी पूछ सकते हैं, आप लोगों को इसका जवाब जरूर मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो यह अंग्रेजी शब्द के इकोनॉमिक्स से बना हुआ है। MICS, इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसकी अगर हिंदी भाषा के रूपांतरण को देखें, जो कि एक ग्रीक भाषा थी। कैसी भाषा? ग्रीक भाषा, यानी अर्थात ग्रीक लैंग्वेज। तो इसमें इसको ओकोनोमिया कहा गया। क्या कहा गया? ओकोनोमिया, ओकोनोमिया कहा गया। ठीक है, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी। अगर कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग इसको बता सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि अर्थव्यवस्था पढ़ना या अर्थशास्त्र को पढ़ना चालू कब किया गया, तो 19वीं शताब्दी में इसको पढ़ना चालू किया गया। कब? 19वीं शताब्दी में। जैसे अर्थव्यवस्था एक ऐसा विषय है, हम कह सकते हैं इसमें मनुष्य अपने समग्रता का अध्ययन करता है। ठीक है, जैसे धन विभाजन के आधार पर या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी इसका प्रयोग करता है। भाई अगर हमें किसी प्रकार की कोई इच्छा है, किसी वस्तु का विनिमय करना है, यानी खरीदना है हमको,
तो हम उसमें क्या करेंगे, पैसा जरूर हम मायने रखेंगे कि भाई पैसा हो हमारे पास तो हम खरीद लेंगे अच्छे से। तो यह देखना अति उत्तम होता है कि उसके पास इकोनॉमिक पावर कितनी है। आज के समय में आपने देखा होगा कि व्यवहार भी उसी तरीके से ही बनते हैं कि पैसा किसके पास कितना है, उसी तरीके से व्यवहार को भी डेवलप किया जाता है। अगर आपके पास पैसा है तो आपका व्यवहार अच्छा है, आपके पास पैसा नहीं है, व्यवहार नहीं सही है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मायने रखती है। बड़े लोगों में क्या होगा कि जैसे आप इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के तौर पर चल रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं या आपके पास पैसा है, तो उस तरीके से आपके परिचय भी बढ़ते हैं। लेकिन अगर आपके पास वही चीजें ना हो तो वो परिचय भी क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है इकोनॉमी आपके जीवन का। चलिए अब हम बात करेंगे अर्थशास्त्र की आर्थिक क्रियाओं पर। किस पर बात करेंगे, अर्थशास्त्र की आर्थिक क्रियाओं पर। ये नोट हो गया होगा, इसके आगे हम चलते हैं। अर्थशास्त्र की क्रियाएं। अर्थशास्त्र का क्रियाओं के आधार पर दो प्रकार से विभाजन किया गया है। ठीक है, क्रियाओं के आधार पर इनको दो तरह से बांटा गया है। और पहला है आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं। और दूसरा जो इसमें है वह है अनार्थिक क्रियाएं। अनार्थिक क्रियाएं, ये दो तरह से इनको बांटा गया है। जैसे अगर हम बात करें इसमें कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं और अनार्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, जैसे अभी हम कहें कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है, या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये दोनों के इंग्लिश वर्ड हैं। तो आर्थिक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं जिनमें व्यक्ति का उद्देश्य ही होता है क्या, धन प्राप्त करना। धन प्राप्त करना ये व्यक्ति का उद्देश्य हो, किसके अंतर्गत, आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत। ठीक है, इसमें हम क्या पाते हैं कि व्यक्ति उन क्रियाओं में संलग्न होता है जहां से उसको पैसे और उसकी आय दोनों बढ़े। पैसे और उसकी आय दोनों बढ़े, यानी कि पैसा कमाएगा, जाहिर सी बात है अगर धन के लिए जुड़ा हुआ है। लेकिन उसमें क्या हो, उसके पैसे कमाने की क्रियाएं हमेशा क्या हो, डेवलप होती रहे, यानी कि बढ़ती रहे। जैसे अभी हम बात करें, क्लियर नहीं हो रहा होगा, जैसे हम क्या कर रहे हैं, एक अध्यापक है, तो अगर वह शिक्षक है तो अध्यापन का कार्य करेगा, यानी कि वो कमाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। तो क्या वो नहीं चाहेगा कि उसकी सैलरी ग्रो हो, बिल्कुल हो, जाहिर सी बात है। अगर वह उसके लिए है तो उसकी आय में क्या हो, आय में हमेशा क्या हो, वृद्धि। आय में क्या हो, वृद्धि, यानी कि आय उसका डेवलपमेंट जरूर हो। ठीक है, तो जो ऐसे चाहते हैं उनको आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत रखा जाता है। और उनमें ऐसे लोग आते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं एक चिकित्सक की, उसका कार्य क्या है, चिकित्सक का कार्य, यानी कि हम बात करते हैं क्या, चिकित्सा का कार्य।
ठीक है। शिक्षक, शिक्षक का कार्य क्या है? अध्यापन का कार्य। अध्यापन का कार्य, शिक्षक अध्यापन का कार्य करेगा, ठीक है। चिकित्सक चिकित्सा का कार्य करेगा। उसी तरह व्यापारी क्या करेगा? वाणिज्यिक कार्य करेगा। वाणिज्यिक कार्य, ठीक है, वाणिज्यिक कार्य करेगा। तो ये क्लियर हुआ आप लोगों का। तो ऐसे जो है यानी कि चिकित्सक, अध्यापन करने वाला और वाणिज्यिक, इनको आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत रखा गया है। अनार्थिक क्रियाएं जैसे ऐसी क्रियाएं जिनमें अब क्या प्राप्त नहीं होगा? धन प्राप्त नहीं होगा। इसमें सीधे इसी का उल्टा, इसमें क्या है? धन प्राप्त हो रहा है, आय में वृद्धि हो रही है। इसमें क्या होगा? धन प्राप्त नहीं होगा, धन प्राप्त नहीं होगा, ना ही आर्थिक क्रियाओं की वृद्धि होगी, यानी कि आय में वृद्धि होगी। यानी कि इनके किसी भी प्रकार का उद्देश्य जैसे धन से संबंधित हो, ऐसे उद्देश्यों की पूर्ति अनार्थिक क्रियाओं के अंतर्गत नहीं हो सकती। और इन क्रियाओं के अंतर्गत हम सिर्फ दो बातों का विशेष ध्यान रखते हैं। पहला कि सामाजिक कार्य, सामाजिक कार्य प्लस इसमें एक और जोड़ दीजिए, धार्मिक कार्य। धार्मिक कार्य, ये दोनों ऐसे कार्य हैं कि जिनमें कभी भी पैसे यानी कि धन की प्राप्ति नहीं होती, नाया धन से जुड़े हुए होते हैं। हाँ, इनमें धन लगाना जरूर होता है, पैसा जरूर लगेगा, लेकिन पैसा प्राप्त नहीं होगा। क्लियर हो गया आप लोगों का? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की शाखा पर। किस पर? अर्थशास्त्र की क्रियाएं। अब इसी क्रियाओं में हम अर्थशास्त्र की शाखा पर बात करेंगे। अर्थशास्त्र की शाखा या शाखाएं, दोनों भी कह लीजिए, ठीक है। अर्थशास्त्र की शाखाएं, चलिए शाखाएं लीजिए। चलिए, इसमें अगर हम देखें तो प्रमुख दो होते हैं, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है और एक समष्टि अर्थशास्त्र होता है। दो यानी कि माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी, दो होते हैं, समष्टि और व्यष्टि। तो पहले हम व्यष्टि अर्थशास्त्र को इसमें पढ़ते हैं। पहला, इसमें दो होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, जिनमें पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र, चलिए यहां एक वर्ड आपको मिल रहा है व्यष्टि। व्यष्टि से तात्पर्य क्या है? अगर हम यहां पर एक बात कहें, वैयक्तिक, तो वैयक्तिक से आशय क्या? वैयक्तिक से आशय क्या? यानी कि व्यक्ति, वैयक्तिक से आशय क्या? व्यक्ति। तो व्यक्ति की इकाई क्या क्या हो सकती है? अगर हम फॉर एग्जाम्पल की बात करें
कि व्यक्ति की इकाई वास्तव में हो क्या सकती हैं, तो हम कैसे आते हैं? जैसे परिवार, ठीक है, फर्म, उद्योग, ठीक है। इन सबों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, जिन्हें हम माइक्रो इकोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमी। जैसे इसमें हम देखते हैं एक चीज, जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र में अगर हम व्यष्टि विश्लेषण की बात करते हैं तो उनमें मूल्य सिद्धांत और मूल्य सिद्धांत में सबसे बड़ी बात होती है मांग उत्पादन। क्या? मांग उत्पादन या कीमत निर्धारण। मांग उत्पादन या कीमत निर्धारण। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में कि जहां पर मांग ज्यादा होती है वहां उत्पादन क्या होता है? अधिक होता है। लेकिन जहां मांग ना हो, क्या वहां उत्पादन ज्यादा होगा? जैसे अभी हम कहें टीवी, तो टीवी अगर देखने वाले ना हो तो क्या टीवी वाली कंपनियां टीवी को बनाएंगी? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें हास होगा, बिकेगा नहीं, कोई खरीद करके नहीं लेके जाएगा देखने के लिए। तो उसको बनाने का मतलब क्या है? यानी कि जो मैन्युफैक्चर उनका रेट होगा या जो पैसा उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया होगा वो क्या हो जाएगा? उनका खराब हो जाएगा और कंपनी क्या होगी? डूब जाएगी। ठीक है। तो इसमें मांग उत्पादन तथा कीमत निर्धारण, तो ये संबंधित जो सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों का अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम करते हैं। जैसे अभी देखिए, इसमें हमने कहा कि जो हमारा क्या हो? मांग उत्पादन। ठीक है। इसमें जैसे हम ये कह सकते हैं कि मूल्य सिद्धांत बराबर मांग उत्पादन तथा कीमत निर्धारण। मांग उत्पादन प्लस कीमत निर्धारण। ये क्लियर हो गया? इन दोनों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। क्लियर हो रहा आप लोगों का? अभी इसी में जैसे बाजार मांग की हम बात करें, यानी कि बाजार में मांग कितनी है, तो अगर मांग अधिक है तो उसकी आपूर्ति क्या होगी? अधिक होगी। यानी कि व्यवस्था को क्या करना पड़ेगा? बाजार की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमें अत्यधिक माल का उत्पादन करना पड़ेगा, जितनी बाजार की मांग होगी। उस मांग के आधार पर, किस पर? उस मांग के आधार पर हम बात करेंगे। ठीक है। तो उसमें उपभोक्ता और मांग, उपभोक्ता तथा मांग, यहां लिख देते हैं आप लोगों का, उपभोक्ता तथा मांग, इन दोनों को देखना पड़ेगा। किनको? इन दोनों को, यानी कि किसको? उपभोक्ता तथा मांग को। किसके आधार पर? बाजार की मांग के आधार पर। यानी कि बाजार उद्देश्य पे भी हम बात कर सकते हैं इसी टॉपिक पे, ये भी उसी में ही मिलकर के आएगा, उससे अलग वहां से नहीं है। तो ये क्लियर हुआ आप लोगों का यहां तक? अब इसके आगे हम बात करते हैं, अभी हम बात करते किस पर? व्यष्टि अर्थशास्त्र पर। अब हम बात करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र पर।
जैसे अभी मैंने कहा व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिक अर्थात व्यक्ति से संबंधित, उसमें परिवार, फर्म, उद्योग, अध्ययन किया जाता है, इनका अध्ययन किया जाता है। इसमें अध्ययन के बारे में मूल्य सिद्धांत बराबर मांग उत्पादन प्लस कीमत निर्धारण, इन दोनों को हम साथ में रख करके चलते हैं। जैसे बाजार के आधार पर मैंने कहा कि बाजार में हमारी मांग कितनी है, उस मांग की पूर्ति के लिए यानी कि उपभोक्ता तथा मांग को हम ध्यान में रखते हुए बाजार के नियंत्रण को करते हैं। अब हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमी पर, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे हम चलते हैं। इसके आगे की क्लास को हम कल चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़ें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।